सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई सर, क्योंकि राजगढ़ ज़िले में आपको 2 मंत्री मिले हैं और हमें आशा है कि दोनों मंत्री राजगढ़ ज़िले को उच्च शिखर पर ले जाएँगे। राजगढ़ ज़िले में सबसे पहले ऐसा कौन-सा काम होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ था? ये तो दोनों माननीय मंत्री जी भी लोकल के हैं। कल एक मंत्री जी राजगढ़ आए थे, कलेक्ट्रेट में बैठक थी। उन्होंने सबसे पहले तो ये की कि जिले को पानी जितनी जल्दी उपलब्ध हो किसानों को ये कराइए। दूसरा उन्होंने कहा कि टारगेट जो भी अधिकारी पेयजल मिशन को देख रहे हैं, अभी हमारे आधे गांव में पानी पहुंचा है, आधे गांव में नहीं पहुंचा। तो आप हमें टाइम बताओ कि मार्च तक राजगढ़ जिले के हर गांव में हमें नल से पानी देना है। सरकार का भी ये संकल्प है और हमारे दोनों मंत्री भी ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो जिले में पानी की व्यवस्था हो। दूसरा सवाल सर मेरा ये है, जैसे कई जगह देखा जाता है आदिवासी जो छात्रावास है, स्कूल है और हॉस्पिटल है, इनमें अनियमितता देखी जा रही है कई जगह और कई जगह ये भी चोरी-चपाटी का मामला आ रहा है। तो इसमें कहीं न कहीं ज़िम्मेदार हम भी हैं, क्योंकि शासन प्रशासन की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसमें आप क्या बोलना चाहें? ये हर महीने जिला पंचायत की बैठक होती है, सारे हॉस्टल छात्रावास स्कूल की समीक्षा होती है। जहाँ जिस छात्रावास की हमारे पास कंप्लेंट आती है, हम तत्काल अधिकारियों से कह के उसकी व्यवस्था सुधरवाते हैं। अगला सवाल, राजगढ़ जिले में जिस प्रकार से आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा है और वास्तव में कि ये इतिहास रच देने वाला काम है। फर्स्ट बार बीजेपी की 500 सीट आई है, जब से देश आज़ाद हुआ है चुनाव लड़े जा रहे हैं। तो अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है। इसमें प्रताप मंडलोई जी की क्या भूमिका रहेगी और क्या देखते हैं इसको लोकसभा चुनाव? विधानसभा चुनाव को राजगढ़ जिले के भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी से लेके एक वर्कर्स सबने दिल खोल के काम करा। उसकी वजह से हम राजगढ़ जिले की पांचों सीटें जीते। सबसे बड़ी भूमिका आपकी रही है खिलचीपुर विधानसभा में और राजगढ़ में, क्योंकि आप प्रभारी भी थे खिलचीपुर विधानसभा के। तो सबसे बड़ी जो महती भूमिका आपकी मानी जाती है, वो किस प्रकार से? मेरी भूमिका इतनी थी कि मैंने जो कार्यकर्ता नाराज थे उनको एक करके और पार्टी का तन मन धन से उनका सहयोग लेके और खिलचीपुर का प्रभारी था तो खिलचीपुर की सीट माननीय हजारी लाल दांगी जी की गोद में डाली। अब हजारी लाल दांगी जी का फर्ज है कि हमारी विधानसभा के कार्यकर्ताओं को दिल खोल के साथ दे। किसी तरह की शिकायत माननीय विधायक जी से भी प्रार्थना है कि यहाँ के मतदाताओं को नहीं आनी चाहिए। वो पूरा तन मन धन, वैसे तो मार साहब 18 घंटे काम तो करते ही है। अब मैं उनसे कहूँगा 1 घंटा और बढ़ा दो, 19 घंटा करवा लाग जाओ, पर कहीं का चमका जो मत। अगला सवाल सर मेरा ये था, लोक जिस प्रकार से विधानसभा में आपने खिलचीपुर और राजगढ़ में साथ दिया है चुनाव में, इसी प्रकार लोकसभा में क्या आपको उम्मीद है कि टिकट आपका फाइनल हो सकता है? जैसे केंद्र फिक्स करेगा, लेकिन फिर भी आपको क्या उम्मीद है, क्योंकि आप भी सिंधिया जी के समर्थक माने जाते हैं, उनके साथ में ही आपने बीजेपी ज्वाइन की है। तो क्या आपको वहां से आगे से केंद्र से सहयोग मिल सकता है सिंधिया जी का? देखो सपने बड़े देखना चाहिए। जी। तो हमने टिकट मांगा है तो लोकसभा का टिकट मांगा, पार्टी से रिक्वेस्ट है कि हमें टिकट दे। और पार्टी अगर नहीं देगी तो जिसको देगी उसका मैं साथ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर दूंगा। थैंक हमसे यू। जुड़ने के लिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप लोगों का। और इस समय हमारे साथ में जन-जन के लाडले और पूर्व विधायक श्री प्रताप सिंह जी मंडलोई हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे कुछ चुनावी चर्चा करेंगे। बीते हुए चुनाव जो विधानसभा का था उस पे भी चर्चा होगी और आने वाला जो चुनाव है लोकसभा का, इस पे भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका और दोबारा से एक बार फिर आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू भैया, तेजस की टीम पूरी को। अब हमारे साथ सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि कांग्रेस हारी है चुनाव और तगड़ा चुनाव हारी है। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, क्या कमजोरी रही होगी कांग्रेस की, उसको इतना जोरदार हार का मुंह देखना पड़ा? मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी की सरकार की जो योजनाएं थी, हमारे जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता था, उनने इस चुनाव को कमल का फूल निशान समझ के लड़ा है, न कि कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा। इस तारतम्य में सारे वर्कर्स जिले के प्रदेश के ने पूरे दिल से पार्टी का काम करा। सबसे बड़ी जीत तो हमारे कार्यकर्ताओं की है। उम्मीदवार तो जो भी आए थे हमारे सामने, पहला उद्देश्य था कमल का फूल को चुनाव जिताना है, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने चुनाव जिता के दिया। तो कहाँ कमजोरी रह गई होगी, कहाँ चूक हुई होगी ऐसी कांग्रेस की आपके पास? क्योंकि आप इससे पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी कमजोरियां भी मालूम है कांग्रेस पार्टी की। तो क्या आप वो बता सकते हैं? कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेतृत्व नहीं है। जहाँ तक सवाल प्रदेश का है, प्रदेश में 15-18 साल से माननीय शिवराज जी की सरकार थी और जो गरीब
तक जो योजना है माननीय मोदी जी की, शिवराज जी की थी, उसी को देख के, और आखिरी में 3-4 महीने पहले शिवराज जी ने जो लाडली बहना योजना लॉन्च की थी, उस समय महिलाओं का दिल खोल के सपोर्ट मिला। वही कारण है कि हम राजगढ़ जिले की 5 सीटें जीते। चुनाव हारने के बाद में कांग्रेस ने तुरंत प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष थे पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, उसको चेंज किया और जीतू पटवारी को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस पे क्या कहेंगे? जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उन पार्टी का निर्णय, उनका निर्णय है। वो बोले युवा नेता को हमने प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है तो इससे फर्क पड़ेगा और हम लोकसभा में वापस तगड़ा वापसी करेंगे। सबसे पहले वो युवा नेता या विधायक बन जाते, इतना नेतृत्व उनमें था तो अपनी सीट तो निकाल लेते। उसके बावजूद भी तो पार्टी ने उन पर भरोसा जताया ना, हार के बाद भी उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो कुछ तो काबिलियत होगी उनमें, तब उनको प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये तो उनकी पार्टी का निर्णय है, इसका तो मैं कोई जवाब ही नहीं दे पाऊंगा। तो क्या लगता है उनके अध्यक्ष बनने से फर्क पड़ेगा लोकसभा चुनाव में और लोकसभा की सीटें निकाल सकते हैं? एक भी नहीं निकलेगी, 29 की 29 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चलो, 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को, किन केंद्रीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी जो कि 29 की 29 सीटें भाजपा के पाले में आ सकती है? जो मुद्दे अभी इस चुनाव में थे विधानसभा के, वही मुद्दे वापस रहेंगे और सीटें सारी आएगी। तो सर, ये तो राज्य मुद्दे हो गए, क्योंकि अभी चुनाव केंद्र का है, बड़ा चुनाव है, तो केंद्रीय मुद्दे यहाँ पे काम करेंगे। तो किन मुद्दों को आगे करेगी भाजपा? अभी भी हम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े थे, और वापस जो लोकसभा चुनाव है, मोदी जी, नड्डा जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, और मध्य प्रदेश की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ जाएगी। आपको ये भरोसा है कि पिछली बार 28 सीटें जीती, एक सीट गई थी शायद कांग्रेस के पाले में, तो 29 सीटें भाजपा के पाले में आ रही है। ऐसा कौन सा मुद्दा है, एक एक आप ऐसा मुद्दा बताइए जो केंद्र का मुद्दा काम करेगा इस बार? सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है, और इस देश की जनता 500 साल से इस मुद्दे की लड़ाई लड़ रही थी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वो सपना इस देश के सारे हिंदू समाज का 22 तारीख को पूरा हो रहा। बस ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा, इसी के नाम से हम 400 सीटें मध्य हिंदुस्तान में जीते। जब बात आती है लोकसभा चुनाव की, तो जब बात आती है राजगढ़ जिले की और लोकसभा चुनाव की, तो उसमें नाम आपका सर्वोपरि, यानी कि सबसे पहले आपका नाम आता है। प्रताप सिंह जी मंडलोई इस बार उम्मीदवार होने वाले हैं। हालांकि अभी क्या निर्णय होने वाला है ये पार्टी हाईकमान तय करेगी। इस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी किस कार्यकर्ता को कहाँ बिठा दे, ये तो आज आपने देखा होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन विधायक दल का चुनाव था, तीसरी लाइन में बैठे थे, और दिल्ली से हमारे जो पर्यवेक्षक पधारे थे, उनने वहाँ तीसरी लाइन से उठा के पहली लाइन में लाके माननीय डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए। तो राजगढ़ जिले में भी वरिष्ठ कई लोग टिकट मांग रहे हैं लोकसभा का, एक मैं भी दावेदार हूँ। बाकी पार्टी के चयन में जो पार्टी को अच्छा लगेगा उसको टिकट देगी, उस व्यक्ति को हम चुनाव जिताएंगे। पूरी दावेदारी मैं भी कर रहा हूँ। बाकी पार्टी नेतृत्व जिस पे विश्वास करेगी, हम लोग उनके साथ रह के राजगढ़ संसदीय सीट की सीट को निकाल के देंगे। अगर पार्टी का ध्यान आप पर केंद्रित होता है, तो पार्टी किन चीजों को, आपके पास ऐसी क्या क्वालिटी है उसको देख के प्रताप सिंह मंडलोई को पार्टी टिकट दे? एक क्वालिटी तो ये है कि 4 विधानसभा में हमारा समाज का बाहुल्य है। नंबर 2, 2 विधानसभा से मैं चुनाव लड़ चुका हूँ, ब्यावरा और राजगढ़। वर्तमान में खिलचीपुर विधानसभा का मैं प्रभारी था। सीट खिलचीपुर की बीजेपी की नहीं थी, कांग्रेस की थी। राजगढ़ की कांग्रेस की थी। उसके कारण ये थे कि पिछला चुनाव में निर्दलीय लड़ा था, उस वजह से हम राजगढ़ और खिलचीपुर लूज कर गए थे। इस बार पार्टी ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि साहब आप लोग सब मिलके सारे कार्यकर्ता, और साथ में प्रताप मंडलोई तू भी इन सीटों के लिए काम करेगा, और भगवान की कृपा हुई कि हमने काम करा, और माननीय अजय लाल माड़ साहब और माननीय अमर सिंह यादव दोनों प्रचंड बहुमतों से जीते, और जिले की हमने पांचों को पांचों सीट जीती। अब जब बात आती है प्रताप सिंह मंडलोई की, तो कहीं ना कहीं ध्यान हमारा जाता है ज्योतिराज सिंधिया की ओर, क्योंकि जब कांग्रेस में थे तो आपको बहुत करीबी माना जाता था ज्योतिरादित्य सिंधिया का। तो क्या आपको ये सपोर्ट लोकसभा में मिलने वाला है? महाराज के आशीर्वाद से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और ये पार्टी का निर्णय है कि किसको चुनाव लड़ाती है। मेरी दावेदारी है मेरी प्रदेश संगठन से, माननीय सिंधिया जी से, माननीय मोहन यादव जी से, माननीय शिवराज जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय हितानंद जी से, सबसे हमने रिक्वेस्ट की है कि आदरणीय अगर आप हमें टिकट देते हो तो हम आपकी राजगढ़ लोकसभा की सीट निकाल के देंगे। अगर मान लेते हैं लोकसभा की सीट राजगढ़ जिला भाजपा के पक्ष में आती है, लोकसभा की सीट, तो क्या ऐसा काम है जो सबसे पहले अति आवश्यक है और वो
प्रताप सिंह जी मंडलोई अगर बनते हैं सांसद तो उनको सबसे पहले करना चाहिए? सबसे पहले तो रेल चालू करवाऊंगा, क्योंकि 10 साल से देख रहे हैं गड्ढा ही खोद रहे हैं अभी तो। पहली प्राथमिकता भारत सरकार का पैसा लाके, पिछले बजट में हमें 800 करोड़ रुपए मिले थे, और अब सरकार माननीय मोदी जी की बनेगी और मेरे को ये मौका पार्टी देती है, तो पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी राजगढ़ जिले से रेल भवानी मंडी से, रामगंज मंडी से भोपाल पहुंचे और राजगढ़ के मतदाताओं को इसका पूरा फायदा मिला। तो सर अभी अगर बात करें तो बीजेपी की ही सीट है यहाँ से, राजगढ़ जिले संसदीय क्षेत्र की बात करें तो फिर ये तो आप उनको भी बता सकते हैं कि ये इसकी आवश्यकता है, ये काम आपको सर्वोपरि पहले करना चाहिए। माननीय रोडमल नागर साहब ने इस रेलवे योजना को प्रधानमंत्री के मेन प्रोजेक्ट में रखवाया है, और रोडमल जी ने पिछले साल 800 करोड़ रुपए का बजट राजगढ़ जिले से निकलने वाली रेल लाइन को दिलाया। उसके लिए तो हम धन्यवाद करते हैं सामान्य सांसद जी का। ये ठेकेदारों की गलती से लेट हो रहा हो, ताकि सांसद जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी रेलवे लाइन की। अच्छा, एक बात करते हैं, बापू सिंह तंवर भी कैसा इंसान है? सब इंसान अच्छे, मेरी निगाह में तो कोई भी खराब नहीं। फिर कैसे हार गए? आप ही के, आपके राजगढ़ से ही विधायक का चुनाव लड़े थे वो। ज्यादा बड़े नेता बन गए तो वापस सड़क पे ला देती पब्लिक है, तो सब जानती है। एक दो कमजोरी उनकी जो उनको उनके लिए उल्टी साबित हुई। ये तो वही बताएगा कौन सी गलती थी जो चुनाव हारा, मैं कैसे बताऊं। नहीं, एक मुद्दा आया था, बोले पीछे पीछे पुलिस चल रही है, दौड़ के आगे तालाब में कूदने जा रहे, ऐसा कुछ मैटर था शायद। ऐसा कुछ नहीं है, तो ये मीडिया वाले कुछ भी बना के डाल देते हैं। उसने किसी आम सभा में कांग्रेस की में ये कही थी कि अगर मेरे को वोट नहीं देगा तो मैं मोनपुरा तालाब में डूब के मर जाऊंगा। तो जब रिजल्ट आने लगा तो ये चीज मीडिया वालों को याद थी, तो क्या रानी पकड़ लो सुनियो को जाकर कूद जावे मोनपुरा में। जन से पुलिस पाछे दौड़ रही होगी, मैंने दौड़ती नहीं देखी। एक और था कि अगर एक और उनके मुंह से निकला था कि अगर कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो नाश जाएगा, ऐसा कुछ भी मैटर सामने आया था। वो पिपलोदी की बात है, वहाँ के सरपंच साहब ने की थी कि भगवान राम में वोट नहीं देगा उनको भी नाश चल जाएगा। हाथ का हाथ हमारे कार्यकर्ता ने जवाब दे दिया था। वो चाह रहे थे कि ये पिपलोदी ग्रिड मैंने बनवाया और मुंह वोट नहीं देगा तो आपको नाश चल जाएगा। तो हमारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता बैठे थे उन्होंने की थी कि जो भगवान राम में वोट नहीं देगा उनको भी नाश चल जाएगा। ये चैप्टर तो वहीं खत्म हो गया थोड़ी देर। दोबारा से अगर यहाँ पे बीजेपी की सीट आती है और प्रताप सिंह जी मंडलोई एमपी चुन के आते हैं राजगढ़ जिले में, तो ऐसा क्या उद्योग धंधा है जिसकी यहाँ पे आवश्यकता है, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए उसके? देखो हमारे 3 डैम बन के तैयार हो गए हैं, उद्योग हमारे जिले में आना तय है। अब ये तो उद्योगपतियों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि साहब हमारे यहाँ आप उद्योग डाल दो ताकि हमारे जिले की बेरोजगारी कम हो। वैसे तो हमारे जिले में अब जितनी जमीन बंजर थी, करीब करीब हम 1 साल में पूरे जिले को पानी देने की स्थिति में है, तो हमारी तो बेरोजगारी तो सही दूर हो जाएगी। तो खेती ही करेंगे ना, युवा युवा तो खेती में ही लगे रहेंगे, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे वो? जो कंपटीशन होता है, जो हमारे युवा साथी पढ़े लिखे हैं, अभी हमारे आज अखबार पढ़ रहा था, कांस्टेबल की वैकेंसी निकली, वो वैकेंसी निकलती वो तो परीक्षा होती कंपटीशन में, जो लड़के पास होंगे वो नौकरी पाएंगे, और जो नहीं होगा अभी तो खेती करेगा ही, बिका जाएगा। एक और केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा एक कानून बनाया गया था, ड्राइवर को 10 साल की सजा अगर एक्सीडेंट करके, हिट एंड रन यानी कि एक्सीडेंट करके भाग गए, उसको संभाला नहीं और 10 लाख या 7 लाख रुपए का जुर्माना, तो कैसा कानून था, सही था या गलत था? नहीं, आपने पढ़ा नहीं होगा उसको। हमारे यहाँ 304 ए एक्ट जो है वो अंग्रेजों के ज़माने में उनने बनाया था, गाड़ी घोड़े उन्हीं के पास थे, तो गलती से एक्सीडेंट हो जाए तो वेलेबल अफेंस है, वो आज भी वेलेबल अफेंस है। और जानबूझ के भी कोई उसमें एक्सीडेंट करता है तो 2 से 5 साल की सजा थी। अभी भी जो कानून है उसका प्रावधान ये था कि गलती से किसी ड्राइवर से किसी से भी एक्सीडेंट हो जाए और अगर ये भाग के जाता है तो इसको 10 साल की सजा होगी। और ये सीधा थाने जाता है कि गलती होगी, तो ये ऐसा नहीं है कि वापस उसको 10 साल की सजा होगी। वही 304 ए में केस रजिस्टर्ड होगा। पीछे लॉजिक ये है कि उसको छोड़ के नहीं भागना चाहिए जिसका भी एक्सीडेंट हुआ, कोशिश ये करना चाहिए कि इसको अस्पताल पहुंचा दो। बाकी हमारे जो ड्राइवर भाई है वो डर के मारे भागते कि भीड़ इकट्ठी होगी अब अपने को मारेंगे, तो बेचारे वो गाड़ी छोड़ के भाग जाते हैं। जबकि कानून ये कहता है कि आप जाके फर्स्ट कंप्लेंट आप थाने में दो कि मेरे हाथ से बड़वेली किया एक्सीडेंट हो गया, तो हम उसको एम्बुलेंस भेज के फर्स्ट एड देते हैं। नहीं, तो उसमें ऐसा होता है ना कि अगर वो उनको बचाने लगे तो हो सकता है पब्लिक उन पे हमला कर दे और उनकी ही मौत हो जाए उनको बचाने के चक्कर में। मैंने भी तो आपसे यही की अभी कि वो अगर भाग के जाता है तो थाने जाए, या अगर पब्लिक नहीं है वहाँ तो उसको उठा के अस्पताल ले। कानून सही है या गलत? कानून बिल्कुल सही है, उसमें गलत था ही कहाँ।
ये ये भी तो होता है कि ये एक्सीडेंट हो सकता है सामने वाले की गलती से हो गया। वो भी बताया आपने, देखा हो वीडियो के, एक ट्रक निकल रहा है, एक आदमी दौड़ के घुस गया, उसमें तो ड्राइवर की गलती ही नहीं है। तो ये तो उस फिटनेस के ऊपर उस जगह पे कौन गवाह है, तभी पता चलेगा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। जानबूझ के तो कोई भी ड्राइवर चींटी को भी नहीं मारना चाहता, भाई गलती से एक्सीडेंट होता, अपन सब लोग गाड़ियां चलाते। तो फिर अगर कानून सही था तो फिर इस पे रोक क्यों लगी? कहाँ लगी? अभी बदल बोला ना, अभी कानून लागू नहीं होगा, अभी फिर कांग्रेस वालों के साथ में मीटिंग होगी, उसके बाद सलाह मशवरा किया जाएगा, उसके बाद में उसमें लागू किया उनने जाएगा। ये कहा कि हमने अभी ये प्रावधान रखा था कि आदमी अगर मार कर भाग जाता है तो उसको 10 साल की सजा होगी। और जो मैंने आपको बोला है कि उसको लेके, अगर वो, मैं ड्राइवर हूँ या आप हो, एक्सीडेंट हो गया, पास में नजदीकी थाना 5 किलोमीटर, हमने इंफॉर्मेशन दी कि साहब ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हमारे हाथ से हुआ है, तो उस आदमी की जान कैसे बचे, वो कोशिश उस आदमी को करना चाहिए जिसके हाथ से एक्सीडेंट हो। अच्छा, एक मामला आया था शाहजहाँपुर में, कलेक्टर ने जब बातचीत हो रही थी ड्राइवरों के साथ में, तो उसने औकात वाली बात बताई थी, आपकी क्या औकात है। और डॉक्टर मोहन यादव जो कि अभी नवागत मुख्यमंत्री है, उन्होंने तुरंत उनको सस्पेंड किया या हटाया है शायद। तो ये कैसा फैसला था, सही था या गलत था? ये बिल्कुल सही है। कोई आदमी चाहे कलेक्टर हो, ड्राइवर हो, हर आदमी सामान्य है। माननीय जिलाधीश महोदय ने ड्राइवर साहब से की थी कि तेरी औकात क्या है, तो ड्राइवर साहब ने, ड्राइवर जो था उसने क्लियर कलेक्टर साहब से की थी, साहब मैं, हमारी औकात ये है कि हम आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। ये जब वीडियो सामने आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको तत्काल वल्लभ भवन भेज दिया, उप सचिव बने दिया, नया जिलाधीश महोदय आ गए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय का स्वागत करता चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। आपका। नमस्ते।